गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग का डिस्कशन चल रहा था लाइट के बारे में और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में डिस्कशन किए थे। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम लोग देखे थे कि पार्टिकल नेचर को एज्यूम करते हुए सारे चीजों को डिराइव किए थे, सारे चीजों को उन्होंने डिराइव कर दी थी। उन्होंने बताया था कि अगर लाइट पार्टिकल नेचर शो करेगा तो वो फोटॉन्स के फॉर्म में छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल्स होंगे जो कि एनर्जी कैरी करेंगे, और एक फोटोन का जो एनर्जी होगा वो एच न्यू होगा, एच न्यू। और सिंस अगर लाइट रेडिएशंस आ रहे हैं तो एक फोटॉन्स नहीं होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत सारे हो सकते हैं। फिर उसको और ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या कर लिए थे, पर सेकंड बात कर लिए थे, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड। तो वहां पर कितने फोटॉन्स एमिट होंगे ये भी बात हो गया था कि एक सेकंड में जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ज्यादा ही एनर्जी होगा। ठीक है मेरे भाई, इसी तरीके से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज डिस्कशन करेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, दूसरा हम लोग का जो क्वेश्चन आ सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आ सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके ऊपर आप टिक लगा लीजिएगा, यहाँ पर से जनरली क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई। ठीक है, ठीक ठाक टॉपिक है, बहुत आसान है मेरे भाई, इजी टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस आने का यहाँ पर से चांसेस रहता है। यहाँ पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखो हम पहले समझा देते हैं, फिर इसका डेफिनेशन ये सब चीज लिखेंगे मेरे भाई। ये भी जो है ये पार्टिकल नेचर को एज्यूम करते हुए है माय डियर स्टूडेंट्स। तो लेट से ये एक मेटल का पीस है, ये एक मेटल पीस है, ये जो हम बनाए हैं मेरे भाई ये मेटल पीस है। ठीक है, मेटल है। अब सिंस आप सबको पता है कि मेटल्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओवरऑल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है, लेकिन उस पे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल हो जो होते हैं, जो कि कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हम आपके सामने दिखला रहे हैं कि एक मेटल का पीस है जिसके अंदर पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सिंस अगर इस पे लाइट रेडिएशन आया मेरे भाई, अगर इस पे लाइट रेडिएशन आया, अगर इस पे लाइट रेडिएशन आया माय डियर स्टूडेंट, ये मेटल प्लेट पे, ये मेटल पीस पे अगर लाइट रेडिएशन आता है इस तरीके से, तो लाइट रेडिएशन आया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे में, लेकिन फर्क तब पड़ेगा, इससे देखा क्या जाता है कि यहाँ पर से जब लाइट रेडिएशन आकर के गिरते हैं इसके ऊपर, फॉल करते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो मेरे भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से इसको ऐसा थोड़ी देर के लिए सोचो ना कि ये जो मेटल का पीस है, ठीक है, जो मेटल प्लेट है, इसको एक वॉल की तरह ट्रीट करो, वॉल की तरह। ठीक है, और मेरे भाई उस पे ऐसा सोचो कि हैमर लेकर के आप स्ट्राइक कर रहे हो, तो आपको दिखाई देगा कि वॉल में अगर हैमर से हैमरिंग करोगे तो कुछ पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स बाहर आएंगे, तुम सबको पता है मेरे भाई। तो ये कैसे हो रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस स्ट्राइक करने से, वॉल के ऊपर कंटिन्यूअस स्ट्राइक करने से कुछ पार्टिकल्स बाहर एमिट होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन्स क्या, एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का मास होता है माय डियर स्टूडेंट, तो सिर्फ मास है तो इसका मतलब वो पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल है तो कुछ पार्टिकल्स बाहर आते हुए दिखाई देते हैं, कब, जब मेटल के ऊपर रेडिएशन को फॉल होने देते हैं, जब रेडिएशन आकर के फॉल होता है, गिरता है माय डियर स्टूडेंट, जब रेडिएशन गिरते हैं तो क्या होता है, वहां पर से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, बाहर होते हैं। इसका मतलब मेरे भाई ये जो रेडिएशन आ रहे हैं ये कुछ ना कुछ स्ट्राइक कर रहे होंगे, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते होंगे जो कि क्या करता है, एक के बाद दूसरा स्ट्राइक कर रहा होता होगा, एक के बाद दूसरा स्ट्राइक कर रहा होता होगा, जस्ट लाइक हैमर, और इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स एमिट हो रहे होंगे। यही लाइन समझ में आ रहा है मेरे भाई। ठीक है,
तो इसी बात को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाता है कि जब लाइट रेडिएशंस क्या होते हैं, फॉल करते हैं किसी मेटल प्लेट में, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, और ये ड्यू टू लाइट हुआ, रेडिएशंस की वजह से हुआ, तो इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, लाइट होता है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं एक लाइन पे, चलो हम बोल के लिखवा देते हैं। लिखो एक लाइन, when radiation of high frequency when radiation of high frequency is incident on a metal surface when radiation of high frequency is incident on a metal surface, photoelectrons are ejected, photoelectrons are ejected। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, when radiation of high frequency is incident on a metal surface, photoelectrons are ejected. This phenomena is known as photoelectric effect. This phenomena is known as photoelectric effect. अब माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। तो मेरे में वॉल में जिस तरीके से हैमर से हैमरिंग कर रहे होते, तो क्या लगता है कि अगर हम धीरे से भी स्ट्राइक करेंगे तो क्या कुछ पार्टिकल्स बाहर आएंगे? तो जवाब आएगा आपका नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता है, धीरे से स्ट्राइक करने पे तो नहीं आता है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एक मिनिमम एनर्जी का होना चाहिए, अगर उससे कम एनर्जी में अगर हम क्या करेंगे, इजेक्ट कराना चाहेंगे, तो इजेक्शन नहीं हो पाएगा। यानी कि मेरे भाई जो रेडिएशन होगा उसका फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और जो इजेक्ट होंगे उसके पास में कुछ हो सकता है काइनेटिक एनर्जी हो सकता है उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। हम इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते कितना काइनेटिक एनर्जी होगा। हाँ, अभी इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। सर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना? हाँ, इक्वल टू भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, तो वहां पे इजेक्शन हो जाएगा, लेकिन उस टाइम में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो आई होप इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया तुम लोग को? ठीक है, तो अब जो है मेरे भाई यहाँ पे जो मिनिमम एनर्जी होता है कहीं पर भी, इवन जो कहीं पर भी मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। और ये मिनिमम एनर्जी किस किस फॉर्मेट में मिल सकता है आपको मेरे भाई? ये आपको वर्क फंक्शन के फॉर्म में मिल सकता है, वर्क फंक्शन के फॉर्म में मिल सकता है आपको। कहीं पर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में बात किए थे कि मिनिमम एनर्जी जो बाइंड करे न्यूक्लियस को, फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जहां पे पढ़े थे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर के। तो मेरे भाई ये जो मिनिमम एनर्जी जो बाइंड करने के लिए न्यूक्लियस को रिक्वायर्ड होता है वो भी एक मिनिमम एनर्जी होता है। तो ये भी एक तरह का मिनिमम एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी। हो सकता है कि आपको इस चैप्टर के अंदर में भी इस टर्म से आपको बोला जाए, यानी कि आपको कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वर्क फंक्शन ही बोल करके बुलाया जाए या मिनिमम एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। हो सकता है आपको इस चैप्टर के अंदर में भी क्वेश्चंस के अंदर में वर्क फंक्शन लिखा हुआ मिल सकता है, हो सकता है किसी केस में बाइंडिंग एनर्जी मिल सकता है। और एक और टर्म होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी होता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स को आयोनाइज कराया जाता है, मतलब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है। तो ये आपको थ्रेशहोल्ड एनर्जी को ही दूसरे दूसरे टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक वर्क फंक्शन, बाइंडिंग एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये सारे का मतलब मिनिमम एनर्जी है मेरे भाई, ये सब के सब एक मिनिमम एनर्जी है। हाँ, अलग अलग जगह पे ये अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं। हाँ, और माय डियर स्टूडेंट एक बात और बताना चाहेंगे, ये जो मिनिमम एनर्जी के जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगा, कितना फ्रीक्वेंसी वाले लाइट से ये इजेक्ट होगा, मिनिमम कितना एनर्जी होगा, तो एनर्जी का लास्ट टाइम में फॉर्मूला देखे थे, एच न्यू होता है। क्या होता है? एच न्यू। तो मेरे भाई एच तो कांस्टेंट था, तो न्यू के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई बोलेगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो भी चलेगा मेरे भाई। और इस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को ई नॉट, न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और एनर्जी को, मिनिमम एनर्जी को ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। किसी को मन होगा तो अलग टर्म से और भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लाइक वर्क फंक्शन को फाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्क फंक्शन को कभी कभी हम लोग फाई से भी रिप्रेजेंट करेंगे, अभी करेंगे भी। और माय डियर स्टूडेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो होगा और इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, तो ये मैक्सिमम, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा। और जो वेवलेंथ होगा ना मेरे भाई, ज्यादा होगा ना, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, तो इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। ये छोटे छोटे टर्म्स है जो आपको ध्यान पे रखना है। इसको हम मेरे भाई लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ सर होगा। हाँ रितु बोलो। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए ना। अच्छा ठीक है, चलो बड़ा बड़ा लिखेंगे आपसे। तो हम क्या क्या बताएं माय डियर स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जब रेडिएशंस आते हैं तो उसके अंदर में छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, वो जस्ट लाइक हैमर की तरह काम करते हैं। वो हैमर की तरह काम करते हैं, और हैमर से क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स इजेक्ट हो जाते हैं। तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए हैमरिंग करने के लिए, जिससे पार्टिकल्स इजेक्ट हो, उस मिनिमम एनर्जी का ही नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसी के दूसरे फॉर्मेट में आपको वर्क फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ मिल सकता है, बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में मिल सकता है आपको, आयोनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में मिल सकता है। और हम बता दें ये सब अलग अलग जगह पे यही चीज को अलग अलग नाम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस चैप्टर के अंदर पे तीनों नेम से आपको मिल सकता है, पहले बता दिए हम। और जो मिनिमम एनर्जी, उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, जो कि मिनिमम होगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा माय डियर स्टूडेंट, उसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो कि मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, ठीक है। आपसे थोड़ा बड़ा लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा मेरे भाई, हमको एक बात बताओ, तुम लोग से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। एक ब्रिक्स का, ईंट का वॉल है और एक पत्थर का वॉल है मेरे में, किसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब हम पार्टिकल पत्थर वाले। सिंपल सा बात है, ठीक है। और अगर मान लो कि सेम टाइप का पत्थर है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर सेम टाइप का पत्थर है तो सब में एनर्जी बराबर लगेगा। इसका मतलब अगर मेटल प्लेट जो है, अगर जो मेटल प्लेट है वो सेम साइज का होगा, मेटल प्लेट अगर सेम साइज का होगा, मैं सॉरी सेम साइज नहीं, सेम मेटेरियल, सेम मेटल होगा, तो क्या होगा, वहां पर भी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा, वो सेम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए मेरे भाई। तो लिख लेना चाहिए, लिखो एक लाइन, फॉर ए पार्टिकुलर मेटल, फॉर ए पार्टिकुलर मेटल, फॉर ए पार्टिकुलर मेटल, फॉर ए पार्टिकुलर मेटल थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या मेरे भाई फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी फॉर ए पार्टिकुलर मेटल जो होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। यानी जो हैमरिंग करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए तो बिल्कुल सेम होगा। अलग मेटल बदलेंगे तब चेंज हो जाएगा, मेटल बदलेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो फॉर डिफरेंट मेटल्स, अगर हम अलग अलग मेटल्स के बारे में बात करें, फॉर डिफरेंट मेटल्स बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो डिफरेंट मेटल्स के केस में क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा, ई नॉट या फिर न्यू नॉट अलग होगा। तो ये लॉजिकल बात है मेरे में कि पत्थर को और ईंट को हैमरिंग करने का एनर्जी अलग अलग होगा, लेकिन वही अगर सारे ईंट सेम होंगे तो उन लोगों का एनर्जी बराबर लगेगा, ठीक है। अब सच सच बताओ मेरे भाई कि हम लोग एक लाइन तो अच्छे से जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहता है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहता है। इस पेज को हम हटा रहे हैं, टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। तो जो मेटल सरफेस में जो रेडिएशन आया, तो वो रेडिएशन से जो एनर्जी आया वो कहां कहां गया, तो उस पर बात करते हैं मेरे भाई। एनर्जी, एनर्जी इंसिडेंट, इंसिडेंट ऑन मेटल, मेरे भाई जितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ वो सारा एनर्जी कहां गया, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
तो मेरे भाई ये एनर्जी हमें, जैसे मान लो कि हैमर लिए मेरे भाई, तो हैमर से हैमरिंग करने में भी तो एनर्जी गया, तो कहां कहां बटा? तो एक तो मेरे भाई एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में कुछ एनर्जी लग गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई नॉट, या यहाँ पर मेनली जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड यूज करते हैं वर्क फंक्शन। ज्यादातर जो वर्ड यूज किया जाता है वर्क फंक्शन, अगर कहीं पर बाइंडिंग एनर्जी भी लिख करके आ जाए तो आप मतलब सेम समझिएगा, यानी जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ मेटल पे वो कहाँ गया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, और जो बच गया मेरे भाई, अब बचा हुआ एनर्जी कहीं भी जा सकता है, बचा हुआ एनर्जी कहीं भी जा सकता है मेरे, तुम लोग के मन पे आ रहा हो नहीं सर ये काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, मेरे में हम कहते हैं कि नहीं भी जा सकता, तो गारंटी थोड़ी है कि काइनेटिक एनर्जी पे ही जाएगा, ही हो सकता है काइनेटिक एनर्जी में जाए, हो सकता है किसी और फॉर्म में एनर्जी में चले जाए, हो सकता है जुबैर बोल रहा है सर रेडिएशन के फॉर्म में ही एमिट हो जाए, बिल्कुल मेरे भाई किसी भी फॉर्म में एमिट हो सकता है, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इतना गया, और बाकी एनर्जी हम ऐसा सोचते हैं अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मेरे भाई जो बचा हुआ एनर्जी जो होगा ना उसको हम सोच रहे हैं कि ये हो सकता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि अगर मान लो तुम्हें हम 10 रुपीज दिए और मान लो तुम्हें कोई चीज तुमको खरीदना है और उस पे जो मिनिमम चाहिए उसके लिए रुपीज वो 6 रुपीज चाहिए, तो मैक्सिमम तुम्हारे पास में कितना बच सकता है, 4 रुपीज बचेगा मेरे, 4 रुपीज बचेगा, मैक्सिमम इतना ही बच सकता है, उससे ज्यादा नहीं बच सकता, हो सकता है उससे कम बचे, तुम और कुछ खरीद लो उससे। तो मेरे भाई जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ मेटल सरफेस में वो तो इतना तो लगेगा ही, इतना तो फिक्स है, बाकी बचा हुआ अलग अलग फॉर्म में जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि जो रिमेनिंग एनर्जी होगा, हम ऐसा बात कर लेते हैं रिमेनिंग एनर्जी को हम बोल देते हैं कि सारा के सारा काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि रिमेनिंग और भी बहुत सारे फॉर्मेट में हो सकते हैं, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी पे कन्वर्ट हुआ तो मेरे भाई वो पूरा के पूरा कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कर सकता है, हो सकता है उससे कम ही काइनेटिक एनर्जी हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारा के सारा काइनेटिक एनर्जी में चला गया होगा, हो सकता है किसी और फॉर्मेट में गया, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो बचा हुआ के बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्या बातें कहना चाहते हैं, बातें समझ में आ रही है, यस या नो? ये लाइन तुम्हें समझ में आएगी, लोग तो रट लेते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है मेरे भाई, ये मैक्सिमम है, इससे कम भी हो सकता है कि कहीं और दूसरे फॉर्मेट में चला जाएगा ये, यानी एनर्जी इंसिडेंट ई आई इक्वल टू ई नॉट प्लस रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी जो होगा, ये हम मैक्सिमम बातें कर रही है, मैक्सिमम इतना होगा लेकिन इससे कम भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर जो इंसिडेंट करवाए जो फ्रीक्वेंसी वाला वो न्यू कराए थे मेरे भाई, एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, एनर्जी क्या होता है, एच न्यू होता है, और मिनिमम जो होगा वो एच न्यू नॉट होगा, और बाकी मेरे भाई क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा मैक्सिमम होगा, तो अगर पूछे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है, ये एक हमारे सामने रिजल्ट आया फाइनली कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा वो इतना हो सकता है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो मास तो चेंज नहीं होगा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम लिखना पड़ेगा हमें, वी मैक्स का स्क्वायर लिखना पड़ेगा इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज माय डियर स्टूडेंट और कैसे लिख सकते हैं, तो आपको भी पता कि लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्स को कैसे लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, और आपको बाकी सारा टर्म्स तो नोन है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा जो है जो वेवलेंथ से स्ट्राइक किया है, और लैम्डा नॉट जो है मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं।
तो यहाँ पर से एक टर्म्स जनरलाइज हुए माय डियर, जो कि इंपॉर्टेंट बातें थी, इसमें कुछ हम नोट पे बात करना चाहेंगे तुम्हारे सामने। इस पेज को हम हटा देते हैं, इसको अच्छे से लिख लो, क्योंकि यहाँ पर से ही सवाल बनेंगे तुम्हारे, इससे बहुत सारे सवाल बनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस पेज को हम हटाना चाहते हैं आपके सामने से, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ नोट का बात करेंगे, लाइक ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में जो बताए, ये हो सकता है कि कोई तुमसे पूछ ले कि ये काइनेटिक एनर्जी कितना कितना हो सकता है, तो बचावा के बराबर हो पाएगा क्या? तो मेरे भाई इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये बचावा के बराबर पे होगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स का होगा, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स का होगा, ये हो सकता है मेरे भाई जीरो, हो सकता है कि एक भी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो और मैक्सिमम के बराबर तक जा सकता है, उससे ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी हो सकता है कि मेरे में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ में निकल रहे होंगे और कोई मैक्सिमम से निकल रहा होगा, हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है मेरे भाई। तो काइनेटिक एनर्जी जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन्स है? इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा मेरे भाई, ये कोई पूछे आपसे क्या होगा, क्या Hnu माइनस Hnu नॉट होगा, तो तुम्हें कहना पड़ेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है, ये मैक्सिमम इतना हो सकता है, इससे कम भी तुम्हें मिल सकता है, ठीक है मेरे भाई। दूसरा एक टर्म बात होता है, यहीं पर आपके सामने पे हम लिखना चाहते हैं, एक टर्म और भी होता है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है ये तुम्हें समझना चाहिए, और समझ में भी आ जाएगा मेरे भाई, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। एक टर्म है इंटेंसिटी, तो ये इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं मेरे भाई। जैसे ना फॉर एग्जांपल मेरे भाई, कि जो आप लोग क्लासरूम पे आते थे, क्लासरूम में जो लाइट लगे हुए थे, ठीक है, जो सीलिंग्स पे आपके लाइट लगे हुए थे, वो सारे लाइट एक ही टाइप के थे, वो सारे के सारे लाइट जो थे वो एक टाइप के थे। तो उससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स या जो भी फोटॉन्स आ रहे होंगे, वो सारे का एनर्जी तो सेम होगा, सब तो एक ही फ्रीक्वेंसी वाला होगा होगा। लेकिन सोचो, अगर वैसा लाइट अगर हम आपके क्लासरूम में 10 की जगह पे 20 लगा दें, तो आपको क्या लगेगा? आप कहते हैं कि ज्यादा लाइट मिल रहा है, यानी उस केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज किए हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पार्टिकल्स है ना वो इंक्रीज कर रहे हैं, आपका फ्रीक्वेंसी नहीं बदला है। ऐसा मत समझना कि मेरा फ्रीक्वेंसी बदल गया, नहीं, लाइट तो सेम है, उससे जो पार्टिकल्स निकलेंगे वही होगा फ्रीक्वेंसी वाला। फ्रीक्वेंसी तब बदलेगा जब हम लाइट को दूसरे लाइट से रिप्लेस करें। आप देखते होंगे मेरे भाई, अभी तो बहुत कम देखने को मिलता है, पहले येलो टाइप का बल्ब आता था, येलो वाला, जिसमें येलो कलर का लाइट जलता था, ठीक है। तो क्या होता था, उसका फ्रीक्वेंसी अलग है। जो आज के डेट में एलईडी यूज कर रहे हैं मेरे भाई, उसका फ्रीक्वेंसी अलग है। कुछ दिन पहले मेरे भाई सीएफएल यूज होता था, आज के डेट में सीएफएल बंद हो गया यूज होना, और ना के बराबर है। तो सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है मेरे भाई। तो अगर बल्ब को चेंज कर दिए तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर बल्ब एक जैसा है मेरे भाई, तो वहां से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो फोटॉन्स जो होंगे वो चेंज होंगे। इंटेंसिटी का मतलब ज्यादा सारा ज्यादा ज्यादा इंटेंस है, ठीक है। तो इंटेंसिटी अगर इंक्रीज करा तो आपके माइंड पे एक ही बात समझ में आना चाहिए कि इस पे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर गए हैं। और सच सच बताओ मेरे भाई, अगर फोटॉन्स इंक्रीज किए, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज किए, तो क्या लगता है तुम्हें ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाएगा, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाएगा, या फिर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा? क्या लगता है तुम्हें? अगर इंटेंसिटी बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा या इक्वल रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, क्या चेंज होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा देंगे? हाँ यस, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? ज्यादा सारे फोटॉन्स का नंबर इंक्रीज कर दिया, ज्यादा हैमर्स आ गए, ज्यादा हैमर्स आ गए, तो मेरे भाई अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा तो जिसकी वजह से आपका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे थे वो इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा?
इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा नहीं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा मेरे भाई, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, रिमेन्स सेम रहेगा। तो तुम पूछोगे अगर हम काइनेटिक एनर्जी को हम चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो मेरे भाई उस केस में आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करना होगा। देखो आप अगर फॉर्मूला में भी देख रहे होंगे अभी काइनेटिक एनर्जी वाला में, तो ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, एच न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे ना तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है। तो मेरे भाई अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करें, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देते हैं तो यहाँ पे फोटॉन्स का नंबर बदल भी सकता है, हो सकता है कि अलग नंबर पे फोटॉन्स है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देगा मेरे भाई। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है, इंक्रीज होने का मैक्सिमम, जो भी बात करें हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, हो सकता है अभी भी किसी का जीरो हो, क्या फर्क पड़ता है उससे, जीरो से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये दो लाइंस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो हम अगला अब ग्राफ प्लॉट में आते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई, बहुत आसान आसान बातें हैं, बस ये सब चीज आप अच्छे से पढ़े भी होंगे, बस आपका थोड़ा सा ये सब क्विक रिकैपिचुलेशन हो जा रहा है और थोड़ा सा ढंग से चीजों को जान जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे में अब थर्ड नंबर पॉइंट बात करेंगे ग्राफ प्लॉट का। आप लोग ग्राफ बनाएंगे, हम आपको 2 मिनट का टाइम देंगे ग्राफ बनाने के लिए, आप लोग बना लेंगे, फिर हम उसका आंसर मिलाएंगे, क्योंकि सिंस आप तो पास आउट बैच हो, तो पास आउट पे ये सब मैथमेटिकल टर्म्स जो होते हैं वो आपको मालूम होता है कि y इक्वल टू mx प्लस c का कर्व कैसे बनेगा। ठीक है, अगर स्लोप निगेटिव होगा तब कैसे बनेगा, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू बनाना है आपको। एक कर्व आपको काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू बनाना है, एक कर्व आपको काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी बनाना है। आप जल्दी जल्दी बना लें, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी बनाना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा बनवाएंगे मेरे भाई आपके सामने, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो गया, और इधर 1/लैम्डा हो गया, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/लैम्डा हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये बना लो आप। ठीक है, फिर बाकी हम बनवाएंगे मेरे भाई। ये 3 कर्व जल्दी से बना दो, 2 मिनट का तुम्हें टाइम दिए, वैसे तुरंत बना लेगा तुम लोग। ठीक है, 1/लैम्डा दिए, ध्यान रखना। ठीक है, बन गया, वेरी गुड। जुबैक का बन गया, और बाकी लोग यस सर। वेरी गुड बन गया, तो आई होप बन गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है। तो मेरे भाई ये कर्व नीचे पे कहीं जाके कट करेगा, तो ये कुछ कर्व ऐसा बनेगा मेरे भाई, क्योंकि हमें पॉजिटिव वाला से मतलब है, पॉजिटिव वाले से मतलब है, तो ये जो कर्व का पॉइंट है वो न्यू नॉट है। ये कर्व का जो पॉइंट होगा, यानी कि इससे पहले हम अगर फ्रीक्वेंसी देंगे तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, हमको मिनिमम इतना एनर्जी देना पड़ेगा, इतना एनर्जी देना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, तब जाकर के क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। और जैसे जैसे ये सब, दरअसल काइनेटिक एनर्जी लिखने का मतलब ये सब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जैसे जैसे हम न्यू बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने का चांसेस भी उतना ही ज्यादा होगा। तो आई होप सबका कर्व ऐसे ही बना होगा, माइनस सी था इसलिए ये कर्व y इक्वल टू एम एक्स का कर्व ऐसे होता, सी यूनिट नीचे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी की अगर बात करें मेरे भाई, तो इंटेंसिटी के कोई चेंज नहीं होता, तो कांस्टेंट लाइन हो जाएगा, कांस्टेंट लाइन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/लैम्डा देखोगे तो यही सेम कर्व होगा, सेम कर्व होगा, यहाँ पे 1/लैम्डा के अलोंग बनाना था, तो ये पॉइंट जो आएगा आपका 1/लैम्डा नॉट आ जाएगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगा। ठीक है, 1/लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसीलिए मेरे भाई आप लोग भी एफर्ट लगाओगे तो देखो मिनिमम इतना एफर्ट लगाओगे तब जाकर के रिजल्ट मिलेगा, इससे कम अगर एफर्ट लगाओगे तो तुम्हें कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला।
इसलिए बोला जाता है कि जेई में आप मेहनत करना पड़ेगा, मिनिमम इतना रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा करोगे तो उससे उतना ही ज्यादा आपका रैंक बढ़ने की चांसेस है। ये आपको एक्सप्लेन करता है ये कर्व आपको। पीछे वाले कह रहे कि कुछ भी मतलब निकाल देते हैं, कहीं से भी कहीं रिलेट कर दे रहे हैं। हाँ मेरे भाई, तो मिनिमम आपको इतना थ्रेशोल्ड है आपका भी, इतना मेहनत करिएगा तब जाकर के जेई में क्वालिफाई करेगा, फिर आप एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए उससे ज्यादा मेहनत करने होंगे, सवाल उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए ठीक है मेरे भाई, ये सारी बातें हो गई। अब हम एक बात बताना चाहते हैं मेरे भाई कि इसका स्लोप अब लिखना चाहते हैं, इस कर्व का स्लोप, इस कर्व का स्लोप कितना आएगा, तो y इक्वल टू mx, तो mx यानी कि h आ जाएगा ना, h आ जाएगा स्लोप, स्लोप कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। इसका तो इंटेंसिटी पे तो कोई बात ही नहीं करेंगे मेरे भाई। अगर इसका कोई पूछेगा स्लोप कितना आएगा मेरे भाई, तो इसका भी स्लोप क्या आएगा, h ही आएगा, hc आएगा, इसका hc आएगा, इसका स्लोप hc आएगा। सबका आ गया मेरे भाई। अब एक बात सुनो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू, तुम कोई सा भी मेटल लो, मेटल पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्लोप इसका h है मेरे भाई, स्लोप h है। तो जो एग्जाम में सवाल यहां से आते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू का जो कर्व है, क्या वो डिपेंड करेगा मेटल पर, तो नहीं, कि क्यों डिपेंड करेगा मेरे भाई, स्लोप ही h है। या काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा का तो पूछेगा उसका स्लोप वेरी करेगा क्या, नहीं मेरे भाई, स्लोप नहीं वेरी करेगा। तो एक लाइन लिख दो मेरे भाई, इसको उसी पॉइंट के अंदर में स्टार मार करके लिख लेना, स्लोप ऑफ, आता है मेरे भाई क्वेश्चन इस टाइप के भी जेई में, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू, काइनेटिक स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि ये मेटल वेटल पे डिपेंड नहीं करेगा आपका, रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू रिमेन्स कांस्टेंट। वैसे आपको दिख जाएगा, बस आपको एक बार पता होना चाहिए कि क्या लिख रहे हैं, ठीक है। अब मेरे भाई, अब हम एक तुमको दिखलाना चाहेंगे, स्लोप नहीं बदलेगा, मेटल बदलने से स्लोप तो नहीं बदलेगा, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी जो होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो तो बदल सकता है। तो मेरे भाई, अगर हम मेटल बदलेंगे तो जो लाइंस हमेशा जो बनेंगे ना, उसके स्लोप कांस्टेंट होंगे मेरे भाई, तो स्लोप कांस्टेंट होंगे तो जो लाइंस मिलेंगे, तो जो पैरेलल लाइंस मिलेंगे, तो ये जो लाइंस मिल रहे, हो सकता है किसी के लिए अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, किसी के लिए अलग हो, लेकिन लाइंस तो पैरेलल होंगी। तो ये किसी मेटल का, मेटल 1 का है, ये किसी दूसरे मेटल का है, मेटल 2 का, लेकिन स्लोप दोनों का सेम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप ये लाइंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट बात तुम्हारे सामने करना चाहेंगे, नेक्स्ट बात एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने पुट कर रहे हैं, यहीं पर एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पर दो इस टाइप से लाइंस बने हुए हैं और ये कर्व है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू का। इसमें से बताना, एक कर्व का नंबर 1 दिया हुआ है और दूसरे कर्व को 2 नंबर दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें से पोटेशियम का कौन है और सोडियम का कौन सा कर्व है। 1 वाला पोटेशियम का है कि 1 वाला सोडियम का है और 2 वाला किसका है, उसी से बताना है आपको। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ मेरे भाई, जवाब आपके मुंह पे आएगा। तो 2 पोटेशियम का है, 2 वाला पोटेशियम का है। अच्छा, और किसी का कोई जवाब, जो जवाब आ रहा है तो अपना लिखे माय डियर स्टूडेंट। सौम्यदीप का आया है कि 2 वाला सोडियम का है। और किसी का कोई जवाब? और किसी का कोई रिस्पांस नहीं है माय डियर स्टूडेंट, तो हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। वैसे अगर गलत भी हो रहा है इस टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आप नहीं पढ़े हो। तो मेरे भाई, न्यूक्लियस है, सोडियम का साइज, सोडियम का जो साइज होगा मेरे भाई, साइज अगर देखा जाए तो सोडियम का कम होगा और पोटेशियम का साइज ज्यादा होगा। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर पोटेशियम के केस में होंगे, तो आयोनाइज करवाना ज्यादा आसान होगा। देख पाए आप लोग, यानी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, ये एक मिनिमम एनर्जी है कि नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी किसका,
कम होगा तो पोटेशियम का कम होगा, सोडियम का ज्यादा होगा। तो मिनिमम एनर्जी मेरे भाई सोडियम का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सोडियम का मिनिमम एनर्जी ज्यादा होना चाहिए मेरे भाई। तो ये जो सेकंड वाला कर्व है ये दरअसल सोडियम का होगा और फर्स्ट वाला जो है ये पोटेशियम का होगा, उसमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो आई होप जो लाइंस हम तुम्हें कहे वो समझ आ गया, यस या नो, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोग सोचते हैं मेरे भाई कि किसमें इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराना आसान है। क्या पता जेईई में इस टाइप से 2-3 लाइंस बना करके आ जाए, पीरियोडिक टेबल और आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों का कॉन्सेप्ट साथ सर में एक बार यूज फिर से बता दीजिए ना। देखो अभी वैसे और तुमको क्लैरिटी बढ़ेगी जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे। देखो सोडियम का 3 ही शेल होगा मेरे भाई और पोटेशियम में 4 शेल्स होंगे। तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा आउटर मोस्ट शेल में वो सोडियम वाले केस में ज्यादा होगा और पोटेशियम वाले केस में क्या होगा, कम होगा, दूर हो गया, दूरी बढ़ता है, तुम्हें भी पता दूरी बढ़ता है तो अट्रैक्शन कम होता है। फील द फीलिंग्स। तो मेरे भाई क्या होगा, पोटेशियम के केस में दूरी बढ़ गया न्यूक्लियस का तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान हो गया, या आयोनाइज करना इजी है, उससे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है, तो उसका एनर्जी जो होगा मिनिमम वाला वो कम होगा। आई होप शोभित आपको क्लियर हो गया होगा। चलो और भी क्वेश्चंस करते हैं, और भी क्वेश्चंस करके खुशियां मनाएंगे माय डियर स्टूडेंट। अब हम आपको दे रहे कुछ क्वेश्चंस मेरे भाई जो कि आप बनाइएगा अच्छे तरीके से। न्यूवन इक्वल टू लिखा हुआ है मेरे में 1.5, मतलब एक फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन भेजे, हम उतना वर्ड में नहीं लिख रहे आपके सामने में, एक फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन भेजे जिसका फ्रीक्वेंसी है 1.5 इंटू 10 का पावर 15 हर्ट्ज और एक दूसरा रेडिएशन फेंके 2 इंटू 10 का पावर 15 हर्ट्ज का। और मेरे भाई इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी मिला, इस केस में क्वेश्चन चल रहा है मेरे में, अलग क्वेश्चन है, इस केस में काइनेटिक एनर्जी x मिला और इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी आया वो 2x आया, 2x आया। ठीक है, तो आपको न्यू नॉट का वैल्यू बताना है कि आपको न्यू नॉट, जल्दी से सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ये सब कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप। ठीक है, बहुत आसान आसान कैलकुलेशन है। दो आपको डेटा गिवन है कि अगर इस फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन भेजे तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है x मिला, अगर इसका कुछ टाइम्स बढ़ा है तो काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा दुगना हो गया है। तो आपको बताना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना होगा, जल्दी से बचाओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताना। हाँ, हम एक हिंट कर सकते हैं आपको, रेशियो यूज करना है। देखो दो इक्वेशंस बनेंगे तो दोनों तो तुम सॉल्व करना कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरा एक अप्रोच होगा, आप रेशियो से करेंगे ना तो आसान पड़ेगा, रेशियो से करिएगा। टेन का पावर 15 हर्ट्ज जो कि सही जवाब है सौम्यदीप का, ऋतु का, श्रुति का। तो आई होप आप सबको समझ आ गया, जल्दी जल्दी करेंगे मेरे पास। तो x बाई 2x यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसका बाई इसका काइनेटिक एनर्जी, तो इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू। तो h न्यू कितना है मेरे भाई 1.5 इंटू 10 का पावर 15 हर्ट्ज माइनस h न्यू नॉट। एच न्यू नॉट तो सेम होगा क्योंकि मेटल सेम है, मेटल सेम है तो न्यू नॉट का वैल्यू सेम होगा, तो 2 इंटू 10 का पावर 15 माइनस मेरे भाई एच न्यू नॉट। तो आपको एच 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 कट जाएगा, इधर से एक्स एक्स कट जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व करना, यहाँ से एच कट जाएगा तो न्यू नॉट यहाँ पर से आएगा 10 का पावर 15 हर्ट्ज जाएगा, 10 का पावर 15 हर्ट्ज जाएगा। आई होप सबको कैलकुलेशन कर सकता है, बहुत ही आसान है। ठीक है, 10 का तो हम बताए आपको और भी तरीके से सॉल्व हो सकता था। सबसे इजी अप्रोच है कि आप रेशियो ले लेना, सबसे इजी अप्रोच है कि आप रेशियो लेकर के सॉल्व करना, आपको बहुत इजी पड़ेगा। तो आई होप लाइंस क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का और देंगे, एक दो क्वेश्चंस कर लो ताकि तुम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, आपको सेम मेटल है, फिर से न्यू नॉट का वैल्यू 1.5
इंटू 10 का पावर 15 हर्ट्ज दिए हैं। आपको न्यू1 का वैल्यू निकालना है। आपको न्यू2 का वैल्यू दिए हुए 4.5 इंटू 10 का पावर 15 हर्ट्ज। हाँ, अब आपको बताना चाहिए कि जब न्यू1 है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो x है, और जब न्यू2 है तो काइनेटिक एनर्जी 3x दे दिए, 3x दे दिए हैं। तो आपको फिर से बताना है न्यू1 कितना होगा। बहुत आसान है मेरे में, जल्दी से बताओ। सेम मेटल है, सेम मेटल, सबसे बन जाना चाहिए फिर से। उसी तरीके से फिर से अप्रोच लेंगे। हाँ, श्रुति रितु दोनों का सही है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर से उसी तरीके से यहाँ पर न्यू नॉट दे दिया है मेरे भाई। तो काइनेटिक एनर्जी इसका बाई इसका करो, x बाई 3x, तो h न्यू1 माइनस h इंटू न्यू नॉट। कभी भी ना h का वैल्यू पुट मत करना ऐसे क्वेश्चंस में, कभी भी h का वैल्यूज पुट मत करना। 3x तो कब है मेरे भाई, तो h 4.5 इंटू 10 का पावर 15 माइनस h न्यू नॉट 1.5 इंटू 10 का पावर 15। माय डियर स्टूडेंट, h सब जगह से कट जाएगा, यहाँ से x कट जाएगा, यहाँ से 1/3 सब सॉल्व करना। तो यहाँ पर से न्यू1 का वैल्यू जो आएगा वो 2.5 इंटू 10 का पावर 15 हर्ट्ज आएगा। 2.5 इंटू 10 का पावर 15 हर्ट्ज आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर जिससे कैलकुलेशन में थोड़ा स्लो है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना दूर तक लिख लिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा मेरे में। ठीक है, हम कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते क्योंकि टाइम हमें ऐसा लगता है कि वेस्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर घर में बनाने के लिए दे दे रहे, उसका हम आंसर लिख देते हैं लैम्डा के टर्म्स में। तो आप यहाँ पे जो न्यू वाला फॉर्मूला था उसकी जगह पे आप लैम्डा वाला यूज करेंगे। तो लैम्डा 1 जो है वो 1500 एंगस्ट्रॉम है, और लैम्डा 2 है 1200 एंगस्ट्रॉम। इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए आप घर में कर लेंगे। हम इसका आंसर दे देंगे मेरे में, और फिर भी अगर किसी से नहीं बनेगा तो आप हमें व्हाट्सएप में ग्रुप जो आप लोग का है डाउट ग्रुप, वहां पे मैसेज करेंगे। यहाँ पर मेरे भाई ये लैम्डा नॉट का वैल्यू निकालना है। हम आंसर दे देते हैं यहाँ पर कि आंसर क्या आएगा, ये उसका 2000 एंगस्ट्रॉम आएगा, ये 2000 एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख के रख ले, आप बना लीजिएगा घर में। ठीक है, सेम अप्रोच होगा मेरे भाई। आंसर आएगा इसका 2000 एंगस्ट्रॉम। ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा आएगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होता है मेरे भाई। जो न्यू नॉट होता है वो सबसे कम होता है, और लैम्डा नॉट सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर लैम्डा नॉट ये आएगा। ठीक है, आप घर में बना लीजिएगा, इसी टाइप से बनेगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा लंबा हो जाता है, बन जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये थोड़ा हमें लगता है क्लास में कराना चाहिए। न्यू1 का वैल्यू अगर हम न्यू दिए, न्यू1 का वैल्यू अगर हम न्यू दिए, और न्यू2 का वैल्यू अगर हम 2 न्यू दिए, और काइनेटिक एनर्जी अगर न्यू1 है यानी कि न्यू है तो काइनेटिक एनर्जी x दे दिए, और न्यू2 है तो काइनेटिक एनर्जी y दे दिए। तो अब आपसे पूछा गया है, ये सेम मेटल के लिए, मेटल सेम है मेरे भाई। यहाँ पे पूछा गया क्या x ग्रेटर देन y होगा। ठीक है, x ग्रेटर देन y होगा, या आपसे पूछा गया है कि y इक्वल टू 2x होगा, y इक्वल टू 2x होगा। ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई,
ऑप्शन नंबर सी ले लो, y जो होगा वो 2x से कम होगा। ऐसा भी तो हो सकता है मेरे भाई, y 2x से कम हो। और ऑप्शन नंबर डी ले लो, y ग्रेटर देन 2x ले लो। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाला सही है। हाँ, कोई तुक्का नहीं मारेगा, क्योंकि वहां पे हो सकता है मे भी कुछ गड़बड़ हो जाए। मेरे में आराम से सोच करके जवाब दीजिएगा। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन ऑप्शन का नंबर बताओ। आप लोग चैट में ऑप्शन का नंबर बताइए, ए बी सी और डी में से। सौम्यदीप का ए आ रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसा लगता है सौम्यदीप कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा। बी इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। बी जो लोग कर रहे हैं वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, शोभित सी है। अब मेरे में अब हम बोलेंगे तो आंसर ही मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि श्रुति का आ गया। आंसर डी होगा इसका। ठीक है, आंसर डी होगा। ठीक है, आंसर इसका डी होगा। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लोगों को कैसे अप्रोच लेना था, कैसे सोचना था माय डियर स्टूडेंट, वैसे हम बताते हैं आपको। ठीक है, कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट में तो काइनेटिक एनर्जी एक्स ना एक्स था मेरे में। कब था एक्स? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। पुट करेंगे ऐसे, और सिमिलरली y इक्वल टू h इंटू टू न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, माइनस एच न्यू नॉट। मेरे भाई हम क्या कर रहे हैं ना, ये 2h न्यू है ना, हम इसको भी ना 2 से मतलब कि इसको भी लिख दिए एक बार माइनस 2h न्यू नॉट। तुम गलत है सर, तो हम मेरे भाई साथ में h न्यू नॉट प्लस में लिख दिए। सेम रह गया कि नहीं रहा? माइनस 2h न्यू नॉट प्लस h न्यू नॉट मिलकर के माइनस h न्यू नॉट हो जाएगा। तो ऊपर वाला ही मैच कर रहा है ना। अब मेरे भाई यहां से ये 2 वाला में कॉमन ले लो, एच न्यू नॉट। तो यहां पर से देखिएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट वाला x था, तो 2x प्लस समथिंग आया। यानी कि y जो है 2x का भी बड़ा है। यानी कि आपको आंसर में दिख रहा है कि y इज ग्रेटर देन 2x। y इज ग्रेटर देन 2x, 2x से भी बड़ा है y। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे सोचना है क्वेश्चंस को। तो हम लोग नोट का 2 पॉइंट्स अब तक लिखे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। हम लोग का नोट का फर्स्ट पॉइंट जो था माय डियर स्टूडेंट क्या था? एक तो थर्ड पॉइंट अभी इससे पहले किए ना, ग्राफ क्या किए। उससे पहले मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी वाला बात लिखे थे, और दूसरा पॉइंट में इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी वाला लिखे थे। 3 पॉइंट्स हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट बात करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, 4th नंबर नोट का पॉइंट। इसी तरीके से नोट पे क्वेश्चन भी करते चले जाएंगे साथ साथ, और नोट का पॉइंट भी लिखते जाएंगे। सारे एप्लीकेशंस चल रहे हैं मेरे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। मेरे में एक टर्म यूज होता है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल तुम लोगों ने भी पढ़ रखा हुआ, ये सब चीजें सब बहुत सिंपल सी चीजें हैं माय डियर स्टूडेंट, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए
एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल क्या होता है? देखो दरअसल अभी हम सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट बना लिए थे, आपके सामने में मेटल का सरफेस था, मेटल प्लेट था, उसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवा रहे थे रेडिएशन भेज कर। यानी कि मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। यही लाइन समझ में आ रहा होगा तुम्हें? तो कहीं भी कोई सा भी मेटल सरफेस में अगर रेडिएशन आएगा तो इजेक्ट होगा। तो याद है मेरे भाई कि हम लोग पढ़ते थे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में भी तो दो मेटालिक प्लेट्स ही ना होते थे, एक कैथोड होता था और एक एनोड होता था। ऐसा ही तो होता था, एक कैथोड होता था और एक एनोड होता था। तो ये ऐसा बना दिया मेरे भाई। अब हम तुमसे अगर पूछेंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है, ये निगेटिव टर्मिनल बैटरी का है, तो ये वाला कौन सा टर्मिनल होगा? निगेटिव। ये वाला कैसा टर्मिनल होगा? पॉजिटिव टर्मिनल होगा। पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हो रहा है? फायदा ही फायदा होगा। भी देखो तो अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो ये बैटरी अभी ऑन नहीं की है, स्विच ऑफ है, और मेरे भाई ये वाला जो साइड है, ये निगेटिव साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। तो कैथोड है ये, है ना, जिसमें कटायंस आकर के अट्रैक्ट होंगे। ये वाला एनोड साइड है, ये वाला साइड आपका एनोड है। अब क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट कि रेडिएशंस आकर के फॉल कर रहे, लेट्स से कैथोड में कर, तुम कहोगे एनोड में नहीं कर सकते। करने का तो कुछ भी कर सकता है। हम अभी कैथोड में रेडिएशन को फॉल करवा दिए, क्या होगा? मेटल का सरफेस होगा, कैथोड क्या होगा? मेटालिक सरफेस होगा, उससे क्या हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और मेरे भाई इलेक्ट्रॉन्स क्या निकल जाएगा तो उसके बाद में कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी थोड़ी कि काइनेटिक एनर्जी होगा ही, उसका जीरो भी हो सकता है। लेकिन मेरे भाई अगर यहाँ से स्विच ऑन कर दिए और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, तो क्या लगता है तुम्हें? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होगा या डिसेलरेट होगा? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें सिंपल सा दिखाई दे रहा हो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या पसंद होगा मेरे भाई? पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये किधर चला जाएगा? एनोड की तरफ। यानी अब जितना भी पहले मान लेते हैं कि इसके पास में काइनेटिक एनर्जी था भी, लेकिन अब उससे भी ज्यादा एनर्जी से अट्रैक्टेड होगा, उससे भी ज्यादा एनर्जी से अट्रैक्टेड होगा। और मेरे भाई इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकल रहे हैं? कैथोड से निकल रहे हैं, यानी कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसको एक वर्ड और यूज किया जाता है, एमिटर प्लेट। क्या वर्ड यूज किया जाता है? एमिटर प्लेट। और इलेक्ट्रॉन्स कहां जाके टिकेगा? एनोड वाले में, तो इससे बोला जाता है कलेक्टर प्लेट। ठीक है, कलेक्टर प्लेट भी कहा जाता है। ठीक है, कैथोड को एमिटर प्लेट और एनोड को कहा जाता है कलेक्टर प्लेट। आई बात समझ? इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर के एनोड की तरफ जाएगा। तो एक लाइन लिखो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन collector plate is present at पॉजिटिव टर्मिनल या पोटेंशियल भी लिख सकते हो, या टर्मिनल भी ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल विथ रिस्पेक्ट टू एमिटर प्लेट, then photoelectrons are accelerated and kinetic energy increases. तो मेरे भाई अब इसका लेट से इसका जो पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, लेट से इसका जो वोल्टेज है मेरे भाई वो V है। कितना वोल्टेज है? V। तो हमें कोई बताएगा कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल के टर्म पे? एनर्जी का फॉर्मूला Q इंटू वी होता है ना, Q इंटू वी होता है, जैसा कि हमें याद है मेरे भाई, आप लोगों को भी पता होगा ये सारी बातें। तो जो काइनेटिक एनर्जी पहले क्या था मेरे भाई? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये पहले था अपना मैक्सिमम। अब लेकिन उससे कहीं ज्यादा होने का चांसेस है, अभी भी मैक्सिमम वाली ही बातें हैं, अब उससे कितना ज्यादा होगा? तो एक्सीलरेट हो रहा है तो कितना होगा मेरे भाई? चार्ज इंटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस, से एक्सीलरेट होगा। तो आई होप ये लाइन तुम्हें समझ में आ गया होगा।
यानी इस केस में एक्सेलरेट होगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन, कोई जरूरी थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट हो। लेट से कि मैंने कोई एग्जांपल तुमको अब ऐसा प्रूफ कर दिए जिसमें लेट से हम मान लेते अल्फा पार्टिकल्स इजेक्ट हो रहा होगा और ये निगेटिव टर्मिनल होगा, तो वहां पे अल्फा पार्टिकल का चार्ज और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का लिख देंगे। मतलब इसको हम लोग रिलेट करना चाहते हैं कि ऐसे तो जब हम लोग रेडिएशन फेंकेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट होगा, लेकिन मान लो कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना दिया जाए और वहां पे अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहा हो। बहुत जगह पे एमिशन होता है मेरे में अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। बेरिलियम का जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्बर होते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड ये सब कुछ कुछ करवाते हैं मेरे भाई। तो ये सारी चीजें हैं मेरे में। तो किसी दूसरे केस में भी तो काम किया जा सकता है, तो वहां पर भी उसका चार्ज इनटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। ये तो बात मालूम है ना कि एनर्जी Q इंटू वी होता है, कि बताना पड़ेगा हमें, क्योंकि 11th को बताना पड़ता है। हाँ मालूम है, ठीक है मेरे भाई। तो ये था एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मेरे भाई। इसी तरीके से एक होता है डिसएलेरेशन मेरे भाई, जिसको रिटार्डेशन भी आप लोग फिजिक्स में कहते हो, ठीक है। रिटार्डिंग पोटेंशियल, यहाँ पे हम लोग उसको वर्ड यूज करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से। स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से वर्ड यूज करेंगे। तो नोट का ये 4th पॉइंट था। 5th नंबर पॉइंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब आपको लग गया होगा अच्छा ये स्टॉप करवाएगा। यस, यहाँ पर रिटार्डेशन होगा। यानी जो मेरे भाई जो प्लेट था ना, ये जो प्लेट बनाए थे, ये जो इस टाइप से मेरे भाई, ठीक है। अब इस बार क्या चीज है, जो रेडिएशंस आ रहा है, यहाँ पर जो रेडिएशन आ रहा है मेरे भाई, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। और लेट से रेडिएशंस मेरा इस बार एनोड में फॉल कर रहा है। लो, इस बार गेम हो गया मेरे भाई, इस बार एनोड वाले में फॉल करिए, इस बार एनोड वाले में फॉल कर गया, ये कैथोड है। क्या लगता है मेरे भाई कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा वो और भी ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, और भी ज्यादा स्पीड से मूव करेगा? नहीं करेगा, बल्कि रिपेल खा करके ऐसा भी हो सकता है कि रुक जाएगा, रुक भी सकता है मेरे भाई। तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा घटना स्टार्ट होगा। ये जो पहले एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होने का चांसेस था ना, अब उसमें क्या होगा मेरे भाई, इसमें घटना शुरू हो जाएगा। वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होने लग जाएगा, माइनस हो जाएगा E इंटू वी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो एक लाइन लिखो मेरे भाई, व्हेन कलेक्टर प्लेट, यहाँ पे कलेक्टर प्लेट कौन हो गया है, कैथोड हो गया है। यहाँ पर ये कलेक्टर प्लेट है। व्हेन कलेक्टर प्लेट is present at, when collector plate is present at negative potential, या टर्मिनल भी लिख सकते हो, negative potential with respect to the emitter plate, with respect to emitter plate, photoelectrons are decelerated, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर डिसएलेरेटेड एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। माय डियर स्टूडेंट्स, अब सुनना मैंने भाई, लेट्स से हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले गए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते चले गए, तो एक टाइम होगा ना मेरे भाई, इतना वैल्यू एच न्यू माइनस एच न्यू का न्यू नॉट का वैल्यू ईवी के बराबर हो जाएगा। कोई ऐसा पोटेंशियल हो सकता है ना कि v को बढ़ाते चले गए तो इसको पूरा मैनेज करके जीरो कर दिया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को, ऐसा भी तो केस हो सकता है। तो जिस पोटेंशियल डिफरेंस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जीरो हो जाए, उस पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो लिखना चाहिए अपने को, द पोटेंशियल at which
kinetic energy becomes the potential at which kinetic energy becomes zero. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, जीरो हो जाए, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्स वाला ये जीरो हो जाए, इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. उस पोटेंशियल का एक नाम दे दिया गया मेरे भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल. उसका नाम दिया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर स्टॉपिंग यानी काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, जीरो इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और उस पोटेंशियल को हम लोग वीएस से रिप्रेजेंट करते हैं. वीएस का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल है मेरे भाई. तो यहां से इसको इधर लेकर क्या होगा, तो वीएस क्या निकल के आ जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई आ जाएगा. ठीक है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई आ जाएगा आपका. इस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं. इस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं. एक आप लोग कर्व बना लो, यही मेरे हिसाब से बड़ा बीच में एकदम लिख दिया मेरे बच्चे. चलो ठीक है, बनाओ, छोटा सा बना लो कर्व. तुम लोग नीचे में बना लेना आराम से. ठीक है, कर्व बनाना है आपको, वीएस वर्सेस न्यू बनाना है, वीएस वर्सेस न्यू. यानी कि वीएस वर्सेस न्यू का आप कर्व जल्दी से बनाओ मेरे भाई. उसका स्लोप बताओ क्या आ रहा है, उसका स्लोप बताओ क्या आ रहा है, वीएस वर्सेस न्यू का बताओ. यस, एच बाई ई आ जाएगा. सिंपल है मेरे भाई, एच बाई ई आ जाएगा. तो यहां पर से फिर से ये कर्व यहां पर से कुछ ऐसे स्टार्ट होगा मेरे भाई. ठीक है, ऐसे स्टार्ट होगा, जिसका स्लोप जो होगा h बाई ई हो जाएगा. स्लोप जो हो जाएगा h बाई ई. तो मेरे भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मेटल्स पर डिपेंड नहीं करता है. स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी स्लोप जो है वर्सेस न्यू, ये भी डिपेंड नहीं करता है मेटल पे. तो एक नोट का 6 नंबर पॉइंट पे लिख लो मेरे भाई, वो भी लिख लेते एक जगह पे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू या स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू. तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, द स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू इक्वल टू एच. ऐसे लिख दो, इक्वल टू एच. और नेक्स्ट लाइन में लिखो, द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs वर्सेस न्यू इक्वल टू h बाई ई. और मेरे भाई उसके नीचे लिखा है आर रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेटल. हाँ, आर रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेटल. इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेटल. ठीक है, ये दोनों मेरे भाई कांस्टेंट होता है और ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेटल होता है माय डियर. तो आई होप आपको लाइन समझ में आ गया होगा मेरे भाई. ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. आपको 6 पॉइंट्स आपको अभी तक हम लिखवा चुके हैं मेरे भाई. एक और भी टर्म होता है मेरे भाई यहाँ पर इजेक्शन से रिलेटेड, क्वांटम यील्ड. नेक्स्ट नंबर पॉइंट में बात करना चाहेंगे आपके सामने में, क्वांटम यील्ड. बहुत जगह पे देखने को मिल जाएगा आपको इस टाइप का लाइंस, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में यूज होता हुआ. ऐसा भी तो हो सकता है मेरे में कि हम लाइट रेडिएशन फेंके और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ही ना हो, बल्कि वो मिनिमम से ज्यादा होगा. ऐसा भी केसेस होते हैं. तुमको ऐसा कब हो सकता है, तो मान लो कि कोई किसी दूसरे चीज से वापिस से स्ट्राइक पड़ गया, तो रेस्ट में आ गया और निकल नहीं पाया. हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए मेरे में. तो 100% ऐसा नहीं होता कि हम मिनिमम जितना था उससे ज्यादा भी रेडिएशन का एनर्जी भेजते हैं ना. तो ऐसा भी कई बार होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होते, या होते हैं तो नंबर्स कम होते हैं. लेट्स से मेरे भाई कि हम 100 फोटॉन्स भेजे और सबका एनर्जी मिनिमम वाले से ज्यादा था, तो ऐसा नहीं है कि वो 100 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा. 100 फोटॉन्स तो भेजे हम, लेकिन 100 को निकाल देगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई. हो सकता है कोई एक ही फोटॉन, 2 फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया हो.
ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये देखा जाता है मेरे में कि जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम निकल पाता है। तो ये यील्ड होता है ना, ये पॉइंट नंबर शायद 8 हो जाएगा, 6 बोले थे ना, 7 होगा मेरे में, पॉइंट नंबर 7 होगा। तो उसी टर्म को हम लोग बोलते हैं क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड यानी कि जितने फोटॉन्स एक्चुअल में इजेक्ट हुए और डिवाइडेड बाय हमें जितना एक्सपेक्टेशन था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग मेरे भाई, जितना फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका परसेंटेज में मेरे भाई। तो ऐसा होता है मेरे भाई कि दो फोटॉन्स किसी एक ही इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक कर दिया, इस टाइप की चीजें हो जाती है। तो 100% देखने को नहीं मिलता है। हाँ, कोई केस में अगर 100% हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरली ऐसा देखने को एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में नहीं मिलता है मेरे भाई। ठीक है, तो क्वांटम यील्ड, ठीक है, तो आपसे हो सकता है कभी क्वांटम यील्ड लिखा रहे, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग लिखा रहे, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना इजेक्ट हुए ये निकालना पड़ सकता है आपको। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने का चांसेस कुछ बुक्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वैसे बहुत रियरली इस टाइप से यहाँ पर का यूज करा के क्वेश्चंस कराया जाता है आपको, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, एक बार देख लिया आपको याद रह जाएगा। पॉइंट नंबर 8 मेरे पास, ये भी कुछ बुक्स में या फिर आपको आपके फिजिक्स वाले बुक में ये सब वर्ड यूज किए जाते हैं मेरे पास। फोटो करंट, केमिस्ट्री में ये सब जो लास्ट में पॉइंट अभी लिख रहे 7, 8, ये सब का यूजेस कम है। आप फिजिक्स का भी जो चैप्टर होगा उसको ही बना लीजिएगा, क्योंकि शायद फिजिक्स में आप लोग का नहीं पढ़ाया जाएगा वो सब चीजें, तो आप दोनों का काम कर लीजिएगा। तो फोटो करंट हो सकता है उसमें क्वांटम यील्ड का सवाल मिल जाए आपको। एक टर्म होता है मेरे में फोटो करंट। ऐसा नहीं लग रहा है मेरे में कि इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज पार्टिकल है। आपको ही पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये चार्ज पार्टिकल होता है, और मेरे में चार्ज पार्टिकल से ही करंट का फ्लो होता है। जैसे हम जानते हैं मेरे में कि चार्ज से ही करंट का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ करंट होता है। तो अब जब फोटॉन्स को भेज करके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कराए मेरे भाई, फोटॉन्स को भेज करके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कराए, तो वो चार्ज पार्टिकल ही निकला, और चार्ज पार्टिकल निकला तो प्रोडक्शन होगा करंट का मेरे भाई। तो वही चीज हुआ मेरे भाई, करंट प्रोड्यूस्ड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा ना, करंट प्रोड्यूस्ड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उसी को फोटो करंट कहते हैं। तो अंग्रेजी में इसी बात को हम घुमा करके लिख दिए, ठीक है, तो बहुत बड़ा चीज नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक बात थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है जो बच्चों को नहीं समझ में आता, अदरवाइज हम इसको पढ़ाते भी नहीं, ठीक है। फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे भाई, और ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल कुछ नहीं होता है। जब बच्चों से पूछा जाता है मेरे भाई, बस इसी पर डिपेंड करता है। यानी कि बुक्स में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, अगर आप पूछते तो हो सकता है आपको इंटेंसिटी जवाब दे देते, ठीक है, लेकिन अगर लॉजिकली अगर सोचे ना तो ऐसा लग रहा होता कि फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करेगा। तुम कहोगे सर हाँ सर हमें भी लगता था, मेरे पास सोचते हैं थोड़ा देर के लिए कि क्यों ऐसा लग रहा होता है, क्यों नहीं होता, इस बात को भी जानेंगे। तो मेरे फोटो करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। क्यों ऑब्वियस सी बात है कि इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटॉन्स का नंबर बढ़ता है, और फोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजेक्ट होंगे और करंट बढ़ेगा। ये तो सही है मेरे कि इंटेंसिटी वाला लाइन तो सर बिल्कुल सही है, इसमें तो हमें रत्ती भर भी डाउट नहीं है, इसमें तो हमें रत्ती भर भी डाउट नहीं है। डाउट है तो फ्रीक्वेंसी वाले में। लोगों को क्या लगता है कि अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा सर तो सर जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इसका मतलब जल्दी जल्दी करंट प्रोडक्शन हो। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। एक बात जुबैक लिखा है वो कुछ हद तक सही ही बोल रहा है, लेकिन वो पूरा क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाती है चीजों को, ठीक है, वो बात सही है, गलत नहीं है, और उसी को थोड़ा डेप्थ पे जाकर सोचते हैं मेरे,
देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब ना मेरे भाई, ऐसा सोचो ना कि लेट से एक इलेक्ट्रॉन को यहां से जब यहां चला जाता है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट चला जाता है, तब जाकर के बी पॉइंट पहुंचने के बाद करंट का प्रोडक्शन होता है। तो मेरे भाई लेट से अगर किसी का फ्रीक्वेंसी कम है मेरे भाई, यानी कि 1 सेकंड में कब इजेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो कब होंगे, यानी कि मतलब कि फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब कम स्लो स्लो होगा, वो स्लो स्लो होगा मेरे भाई। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला मेरे भाई, और लेट से कि इसको, और एक दूसरा केस भी ले लेते हैं, ए से बी ही है मेरे भाई, वो भी ए से बी ही है, और लेट से दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 120 मीटर का, इसके बीच का भी जो डिस्टेंस है 120 मीटर है, और इसके बीच का भी डिस्टेंस 120 मीटर है, ठीक है मेरे भाई। इसमें हम क्या है ना 40-40 मीटर पे 3 लाइन बना दिए, और इसमें 30-30 मीटर्स में हम 4 लाइंस बन 4 पार्ट में इसको डिवाइड। मतलब क्या है ना मेरे भाई, ये ऐसा होगा जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, जो लाइट का, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो मेरे भाई वो 1 सेकंड में वो 40 मीटर चल लेता होगा, ज्यादा ना ट्रेवल करेगा, फास्ट है तो जल्दी करेगा मेरे, क्योंकि अगला सेकंड में दूसरा निकल जाएगा। तो जब तक एक मेरे भाई 30 मीटर इसमें कम फ्रीक्वेंसी वाले में ट्रेवल किया, तब तक वो 40 मीटर ट्रेवल कर लिया, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है मेरे भाई। तब तक 40 मीटर चल गया, तब तक दूसरा आएगा, यानी टाइम कम लगेगा उसको, टाइम कम लगेगा, ठीक है मेरे भाई। ये दूसरा सेकंड में फिर से 40 निकलेगा, तब तक एक दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पहुंचा होगा, यहाँ इस केस में मेरे भाई अभी टोटल 60 मीटर से ट्रैवल किया होगा, और तब तक एक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा होगा, तीसरा निकलने को रेडी होगा, यहाँ पे भी तीसरा मेरे भाई। जब पहले पहुंच जाएगा ये, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मेरे भाई, तो ये पहले भी पहुंच जाएगा, ये अभी भी नहीं पहुंचेगा। तब तक ये जो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन्स निकला था वो अभी यहाँ पहुंचा होगा मेरे भाई। ये पहुंच गया, ये करंट प्रोडक्शन स्टार्ट तो कर दिया मेरे भाई, ये 1 सेकंड के बाद स्टार्ट करेगा, तब तक तीसरा वाला यहाँ पहुंचेगा। फिर मेरे भाई ये कंटिन्यूअसली हर सेकंड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता चला जाएगा, कंटिन्यूअसली करंट का प्रोडक्शन होगा यहाँ पे मेरे भाई। फिर यहाँ पर एक आने के बाद 1 सेकंड बस पहले हो गया, अब उसके बाद हर सेकंड में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे भी हर सेकंड में एक ही इलेक्ट्रॉन। यानी फ्रीक्वेंसी से सिर्फ एक ही चीज हो सकता है कि थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा करंट प्रोडक्शन, लेकिन उस पर ज्यादा होगा, इस पर डिपेंडेंसी नहीं है। क्या बात बोले, समझ आया मेरे भाई, क्या कहना चाहते थे, कितने लोगों को समझ में आया? हाँ, बस ये इसीलिए फ्रीक्वेंसी से ये इंडिपेंडेंट का, जल्दी होने का मतलब करंट स्टार्ट जल्दी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स तो उतना ही आएंगे मेरे भाई, हर सेकंड में उसमें भी आएंगे उसमें भी आएंगे, तो करंट बड़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रह जाता है, जो जुबैक कह रहा था, ठीक है। तो आई होप ये लाइंस तुम्हें समझ में आएगा। फिजिक्स के बुक में इससे ग्राफ ये सब भी बनाया रहता है मेरे भाई, तो आप खुद बना सकते हैं। इंटेंसिटी के अलोंग क्या होगा मेरे भाई, वेरी करेगा, और फ्रीक्वेंसी से क्या होगा मेरे भाई, कोई वेरिएशन नहीं होगा। चलो अब एक क्वेश्चन देना चाहते हैं मेरे भाई, लेकिन बड़ा लंबा क्वेश्चन है, चलो लिखते हैं, चलो लिख देते हैं, लिखे या लिखवा दे मेरे भाई, चलो लिख देते हैं यहाँ पर, तुम बोलेगा ये छूट गया। लिखो वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन आपको पता है ना वर्क फंक्शन। अच्छा ये एच न्यू नॉट को फाई भी कहते हैं, फाई बोलना भूल गए थे शायद पहले, फाई एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन, फाई एच न्यू नॉट ऑफ ए मेटल इज, ऑफ ए मेटल इज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन जो है मेटल का 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मेरे, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। if energy of incident radiation, if energy of incident radiation is, अगर हम एनर्जी ले लें मेरे भाई इंसिडेंट रेडिएशन का 5.2 इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इतना है, इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then find
Then find number 1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इजेक्टेड बहुत आसान है मेरे भाई, तुरंत जवाब आ जाना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है मेरे भाई। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपको आसानी से निकल जाना चाहिए। अच्छा ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिएगा, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल, और पोटेंशियल वोल्ट में होता है मेरे भाई, इन वोल्ट्स आएगा, इन वोल्ट्स में निकालिएगा, ठीक है। पहला जवाब भी आना शुरू हो गया है जुबैक का, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी, इफ सब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, इफ कलेक्टर प्लेट इज प्रेजेंट एट पॉजिटिव टर्मिनल, ये सब लिखने का मतलब कुछ नहीं है, +2 वोल्ट, कलेक्टर प्लेट +2 वोल्ट पे है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इफ कलेक्टर प्लेट को एक बार -2 दे रहे हैं मेरे, कलेक्टर प्लेट is present at -2 वोल्ट, -2 वोल्ट है मेरे में, ठीक है। एक बार +2 वोल्ट पे लगाए और एक बार -2 वोल्ट पे विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर प्लेट, ऑब्वियस सी बात है वो तो होगा ही, ठीक है। तब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो भी एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालेंगे आप, ठीक है। जो एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही निकालेंगे मेरे भाई। अच्छा एक चीज, कल आप लोग का टाइम टेबल पे क्लासेस नहीं लगा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम चाह रहे थे कि एक्स्ट्रा ले लेना या फिर वीडियो दे दे, क्या चाहते हो तुम लोग, क्या चाहते हो, वीडियो या फिर 3 दिन कंटिन्यूअसली क्लासेस स्टॉप हो रहा है मेरे में, हमें दिमाग खराब हो रहा है हमें देख देख करके टाइम टेबल। श्रुति बोल रही क्लास ले लीजिए, ऋषिकेश बोल रहा है वीडियो दे दीजिए, जुबैक आंसर दे रहे हैं क्वेश्चंस का, जुबैक बोल रहा नो क्लासेस, शाबाश। नहीं बाबू, 3 दिन का लॉस दिखाई दे रहा है हमें, बड़ा लॉस है मेरे भाई, ठीक है। एक तो क्लास लेंगे मेरे भाई, तो जवाब आ रहा है मेरे में लाइव क्लास के बारे में, ज्यादा लोग 2 लोग का आ गया लाइव क्लास और 2 लोग का वीडियो का बारे में आ गया है। क्लास तो या तो वीडियो मिलेगा या तो लाइव लेक्चर होगा, कुछ तो होगा मेरे, एक दिन तो होगा, 3 दिन में से एक दिन। शौबित का आ गया लाइव क्लास, 3 लोग आ गया है क्लास का, जुबैक भी लाइव में आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब लाइव का परसेंटेज ज्यादा है प्रोबेबिलिटी लोगों का, तो लाइव ही ले लेंगे मेरे में, कोई इश्यू नहीं है, लाइव क्लास होगा। सौम्यदीप बोल रहा है 1.5x में देखेंगे टाइम सेव होगा, ठीक है। हाँ हम ही लेंगे, केवल हम ही लेंगे मेरे भाई, ठीक है। केवल हम ही लेंगे, 2 घंटे का सोच रहे लेने के लिए, कल ले ले या फिर किसी दूसरे दिन, बाकी 2 दिन और भी है मेरे भाई। तो आप लोग कौन कौन सा टेस्ट दे रहे हो, मेंस का एक दिन है और एक दिन एडवांस का है मेरे भाई, तो किसी कल परसों और उसके बाद वाले दिन में 3 दिन अपने वाले पास में टाइम। जुबैक बोल रहा कि मेंस वाला, श्रुति का जवाब आ रहा है कल, रितु का जवाब आ रहा है कल ही ले लीजिए, जुबैक बोल रहा संडे को, हम भी सोच रहे कल ही ले लेने का मेरे भाई, इवनिंग के टाइम पे, ठीक है। कुछ हम सोच रहे हैं कि कुछ अराउंड 3 बजे से 5 बजे तक ले लें, क्या कहते हो, 3 से 5, वैसे हम ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे आप लोग, ठीक है, ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे आप लोग, ठीक है। तब तक सवाल बनाओ जल्दी से, बस यही लास्ट आज सवाल, आज का लास्ट यही के लेक्चर को एंड कर देंगे। हाँ, जो बैग बोला होनी को कौन टाल सकता है, ठीक है, सही बात है। चलो बेटा, कल बोर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ाएंगे, वहां से सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, इसीलिए बी अलर्ट। चलो मेरे क्वेश्चन बना जल्दी से, कुछ लोगों का जवाब आ गया था 1-2 क्वेश्चंस का, फिर से जवाब लेकिन दो।
बन गया? श्रुति का जवाब आ रहा है 3.4 कॉमा 3.4 वोल्ट। यस, हाँ सही है। और फिर 5.4 आएगा, 5.4 आएगा। काइनेटिक एनर्जी निकाला तो 3.4 + 2, हाँ 5.4। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, उसके बाद वो 3.4 -2 करना है तो 1.4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सही है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम डायरेक्ट आंसर लिख देना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा चीज नहीं है मेरे। तो फर्स्ट पार्ट का काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो सिंपली निकालो मेरे भाई h न्यू माइनस h न्यू नॉट, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ठीक है, तो h न्यू में एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पूरा एनर्जी ही दे दिया 5.2 और h न्यू लिखा हुआ है 1.8। इसको सॉल्व करो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ही हम बोले थे निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट पार्ट का आंसर जो होगा वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो Vs इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट बाई E। तो आपका ये आया ऊपर वाला जो वैल्यू है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई E आया, चार्ज E है, ऊपर में भी चार्ज ही है E, तो ये आपको E कट जाएगा 3.4 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक एरर हो जाता है मेरे में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वोल्ट पे कैसे निकालेंगे। दरअसल जो चार्जेस है वो आपको कट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वोल्ट इस पे जोड़ दो क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा मेरे भाई। तो इक्वल टू कितना 3.4 + 2 कर दो, सिंपल सा बात है मेरे भाई। तो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -2 है माय डियर स्टूडेंट, तो 3.4 तो आएगा ही इतना, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल -2 का है तो ये 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर सबको समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, और अगर क्लियर हो गया है तो एक बार लिख दो क्लियर है सबको। सर काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे वो एक फोटो इलेक्ट्रॉन का है। काइनेटिक एनर्जी, हाँ वो एक फोटो इलेक्ट्रॉन का। यस, ठीक है, हल अलग अलग के लिए अलग अलग उसी टाइप से लिखाएगा, सेम उसी तरीके से। हाँ सब क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। और जब भी सवाल आएगा तो आपका एक ही का आएगा। ठीक है, तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लिए, आपको लिखा नहीं रहेगा वर्ड का, लेकिन हम लोग जब भी निकालते हैं तो एक के लिए ही निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।